हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी गोना स्टार्ट विद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो कि सीए फाइनल में लॉ के सिलेबस में है। ये कम से कम 4 से 8 मार्क्स तक का वेटेज रखता है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा है। सो स्टार्ट करता है इंट्रोडक्शन से। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जैसे नाम से सजेस्ट होता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सॉरी। तो प्रिवेंशन मतलब तो रोकना, और मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जो अपनी धुलाई कर देता है उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसी चीज़ को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने के लिए रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो PMLA इज नोन टू हैव बीन लेजिस्लेटेड बेसिकली टू सर्व ट्विन पर्पस। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन आ सकता है 2 मार्क्स का कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो अपने को यही लिखना होगा। फर्स्ट इज टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। नाउ सेकंड इज टू प्रोवाइड फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कब्जा करने का, डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, एंड टू इंश्योर कर्टिंग ऑफ टेंडेंसी ऑफ कमिटिंग शेड्यूल ऑफेंस, यानी ये ऑफेंस को रोकने के लिए भी, इसको कम करने के लिए, दबाने के लिए, प्लस जो प्रॉपर्टी डिराइव हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग से उसके लिए भी। तो ये 2 पर्पस है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेथड्स थ्रू विच ब्लैक मनी इज मेड, यानी ब्लैक मनी किन किन चीज़ों से बनता है। तो ये रहा नाम। कैश स्मगलिंग, स्ट्रक्चरिंग, रियल एस्टेट से होता है, स्टॉक मार्केट से होता है, बोगस कंपनीज बना के होता है, हवाला भी एक मेथड है जो कि आगे एक्सप्लेन किया है तुमने। ड्रग ट्रैफिकिंग है, ब्राइबरी, करप्शन है, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो ये सबसे ब्लैक मनी बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने ऊपर बताया था कि वही ऑब्जेक्टिव सेम इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, ये हवाला जो एक मेथड है, ये सेम इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह बताया गया है विद नेटवर्क ऑफ ऑपरेशंस। ये आप देख लीजिएगा, सिंपल है इसको, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्टार्ट डेफिनेशंस। आजकल एग्जाम में डेफिनेशंस बहुत पूछे जा रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू डेफिनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये समरी चार्ट है, आप इसे से पढ़िएगा, ये पूरा कवर कर रहा है। सो हु सो एवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in any process activity connected with the proceeds of crime, including its concealments, possession, acquisition or use, and projecting or claiming it an untainted property shall be guilty of offence of the money laundering। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। उसके बाद ये सिर्फ रीड आउट करना है, ठीक है, मैं रीड आउट करता हूँ। प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by any person as a result of criminal activity relating to scheduled offence or of value of any such property, or where such property is taken or held outside the country, ठीक है, then the property equivalent in value held within the country or abroad। यानी मान लीजिए 100 करोड़ का प्रॉपर्टी यूएसए में रखा हुआ है, तो इंडिया में ही जो उस पर्सन का जो 100 करोड़ का प्रॉपर्टी होगा, उसी को अपने, मान लीजिए वो ब्लैक पैसे से इंडिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदा है, वो ब्लैक पैसे से यूएसए में वो प्रॉपर्टी खरीदा है 100 करोड़ रुपए का। तो अब गवर्नमेंट यूएसए तो जाएगा नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है तुमने व्हाइट मनी से इंडिया में खरीदा ना, हम लोग यही मानेंगे कि तुम्हारा 100 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है जो कि इंडिया में, उसी का हम लोग ब्लैक प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यही बोल है प्रोसीज ऑफ टाइम। Now next दिया हुआ है प्रॉपर्टी का definition। तो property means any property or assets of every description, whether corporeal or incorporeal, movable, immovable, tangible, intangible, and includes deeds, ठीक है, and instruments evidencing title or interest in such property or assets wherever located। Okay, next is payment system। Payment system means a system that enables payment to be effective between a payer and a beneficiary, involving clearing payment or settlement service or all of them। ठीक है, इट इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनी ट्रांसफर ऑपरेशंस और सिमिलर ऑपरेशंस। पेमेंट सिस्टम बेसिकली वही हो गया जो लेने वाला और देने वाला दोनों के बीच में एक चैनल बन जाता है जो ट्रांसफर कर सके ट्रांजैक्शंस को, मनी को। ठीक है, तो उसे कोई बोलता है पेमेंट सिस्टम। शेड्यूल ऑफेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ऑफेंस 3 पार्ट में है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, तो इट मीन्स शेड्यूल ऑफेंस मीन्स ऑफेंसेज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए। पार्ट ए में कुछ ऑफेंसेज डिफाइन किया हुआ है, पार्ट बी में भी कुछ ऑफेंसेज डिफाइन किया गया है। वो पार्ट बी में ऑफेंसेज तभी माना जाएगा, ठीक है, इफ़ द टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इन सच ऑफेंस इज़ 1 करोड़ रुपीज़ और मोर, यानी कि 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट का कोई डिफॉल्ट हुआ है, तभी अपने पार्ट बी में उस ऑफेंस को मानेंगे, अदरवाइज उस ऑफेंस को नहीं माना जाएगा। पार्ट सी में भी कुछ ऑफेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, नाउ ट्रांसफर, ये डेफिनेशन तो बहुत छोटा है और आएगा भी नहीं, बट फिर ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, परचेज, मॉर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजीशन और लीन। नाउ अदर डेफिनेशंस दिया हुआ है, बैंकिंग कंपनी, बेनिफिशियल ओनर, क्लाइंट, फंक्शन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरी, ये इंपॉर्टेंट है इंटरमीडियरी। ठीक है, इंटरमीडियरी मीन्स इंक्लूड्स स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइसर। यानी इसका रेलेवेंस अपने आगे पढ़ेंगे। एन एसोसिएट रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, FCRA, यानी FCRA में भी कोई लोग रजिस्टर्ड होता है, उसको भी अपनी इंटरमीडियरी मानेंगे। तो ये लोग का रोल क्या होता है, जो कि अपने आगे पढ़ेंगे। ये लोग का रोल ये होता है कि ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी पर्सन से, तो वो लोग को वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है कुछ सालों तक। ठीक है, जो कि आगे दिया हुआ है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज भी इंटरमीडियरी में शामिल होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इंटरमीडियरी में शामिल होता है। सो दे हैव टू ऑल्सो मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर क्लाइंट्स और बिजनेस और ट्रांजैक्शन वॉटएवर। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड्स और रिपोर्टिंग एंटिटी। ना यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 में आपने पढ़े थे डेफिनेशन, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाला। सेक्शन 4 उसी का ही पनिशमेंट बताता है।
ठीक है। सेक्शन 3 डील्स विद द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सिंगल प्रोसेस। नाउ ये एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, या ये आ सकता है व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, या ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द लेयर्स या साइकिल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो आंसर ये होगा, इट्स साइकिल कैन बी ब्रोकन इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस: प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है? प्लेसमेंट में होता है इन द फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज व्हेन द ब्लैक मनी इज इंजेक्टेड इनटू द फॉर्मल सिस्टम। यानी कि जो काला पैसा है वो फॉर्मल सिस्टम के द्वारा एंटर्ड होता है, जैसे कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको लेयरिंग बोल देते हैं, जो कि है मनी इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम इज लेयर्ड एंड मूव्ड और स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इन डिफरेंट अमाउंट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में भी उस पैसे को पहुंचा दिया जाता है थ्रू एजेंट्स, थ्रू हवाला जो अपने पड़े थे। दस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द ओरिजिन ऑफ मनी। सो बहुत ही दिक्कत हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है कि ये मनी कहाँ से आया, और सबके पास छोटा छोटा अमाउंट हो जाता है तो ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सत्यम के केस में जो हुआ था। नो इंटीग्रेशन, अब जो मनी, मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ है और मैंने ब्लैक मनी कमाया है, तो मैंने ब्लैक मनी तो कमा लिया, उसके बाद बहुत सारे लोगों में मैंने बांट भी दिया। उसके बाद मैं एक एनजीओ खोल लेता हूँ। एनजीओ खोलने के बाद मैं जिन लोगों को मैंने पैसा दिया था, मैंने कहा उनसे कि अब आप एनजीओ, मेरे जो एनजीओ है उसमें आप पैसा डोनेशन के तौर पे दे दीजिए जो पैसा मैंने आपको दिया था। तो अब गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये तो एक एनजीओ है और इसको लोग डोनेट कर रहे हैं, तो ये तो ब्लैक मनी है नहीं, ये तो वाइट मनी कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके से जो मेरे पास ब्लैक पैसा था मैंने पहले लोगों को बांट दिया, उसके बाद लोग मेरे एनजीओ में डाल दिए, तो वो एनजीओ में आ गया मेरा। ठीक है, उसके बाद एनजीओ से मैं थोड़ा बहुत निकालता रहूँगा वो पैसा। सो ये था प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। नाउ अब आ जाते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 यानी डेफिनेशन जो अपने पहले पढ़े थे वही है, इसको पूरा रिपीट कर दिया गया है। सेक्शन 4 सीधा जंप करता है, ये पूरा डेफिनेशन है एकदम। ठीक है, नाउ सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज़ अबाउट पेनल्टीज़। तो क्या कहता है ये देखते हैं। Whoever commits the offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment, ठीक है, for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and also a fine। ठीक है, 3 साल से 7 साल तक प्लस फाइन। बट अगर जो क्राइम है वो इन्वॉल्व करता है ड्रग्स के बारे में, तो फिर वो चाहिए जो मिनिमम 7 साल है ना, ये हट के अपना हो जाएगा कितना साल, 10 साल, 10 ईयर्स। ठीक है, ये 10 ईयर्स हो जाएगा बस। नेक्स्ट ये समरी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो अपने पनिशमेंट पढ़ लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन पढ़ लिए, सेक्शन 3 जो है। अब अटैच करता है उस प्रॉपर्टी को जो ब्लैक पैसे से खरीदा गया है, ठीक है, या जो भी इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व इन द सेंस वही है कि जो खरीदा गया ब्लैक पैसे से। सो सेक्शन 5, ऑर्डर फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल यानी कि कुछ समय के लिए। वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो, ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू या इस तौर पे आ सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर ऑथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर। यानी डिप्यूटी डायरेक्टर से नीचे भी नहीं होना चाहिए, प्लस उसको अथॉरिटी भी मिलना चाहिए, ऑथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर ने भी उसे हाँ बोला है, ऑथोराइज किया है तभी। ठीक है, दोनों चीज़ फुलफिल होना चाहिए। हैज़ रीजन्स टू बिलीव इन राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन, प्रूफ के साथ राइटिंग में, दैट एनी पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ एनी प्रोसीज ऑफ क्राइम, ठीक है, या सच प्रोसीज ऑफ क्राइम आर लाइकली टू बी कंसील, ट्रांसफर्ड इन एनी मैनर, जो कि फ्रस्ट्रेट कर सकता है एनी प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू कन्फिस्केशन ऑफ सच प्रोसीज ऑफ क्राइम अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, यानी हम लोग को परेशान कर सकता है, हो सकता है वो ट्रांसफर करते हैं, हो सकता है वो किसी को बेच दे या छुपा दे, कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर के नीचे वाला जो ऑफिसर नहीं होना चाहिए। सो हो सकता है डायरेक्टर फिर क्या करता है इन सच केस, राइटिंग में प्रोविजनली अटैच सच प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। नाउ कंडीशंस फॉर अटैचमेंट, तो अपने को ये तो पता चल गया कि अटैच कर सकता है नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। कंडीशंस क्या है? प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल बी मेड अनलेस, ठीक है, अ रिपोर्ट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट, या अ कंप्लेन और लिखा है, ठीक है, एंड नहीं है, और अ कंप्लेन हैज़ बीन फाइल्ड बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, यानी कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर और लिखा है और लिखा है ये रहा, या फिर अ सिमिलर रिपोर्ट और कंप्लेन हैज़ बीन मेड और फाइल्ड अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री। मान लीजिए यूएसए में है, जो हम लोग का एक वो बना हुआ है कॉन्ट्रैक्ट टीक, तो अगर यूएसए में है तो मान लीजिए कोई यूएसए वाले जो कोर्ट है उस पर उसको फाइल करके देना होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन मे बी अटैच्ड इफ द डायरेक्टर और डिप्यूटी नॉट और अदर ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव इन राइटिंग। ये सेम चीज़ रिपीट किया, ये लोग रिपीट क्यों करते हैं? नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड। कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ये इंपॉर्टेंट है। सो provision provided also that for purpose of computing the period of 180 days, the period during which the proceeds under this section is stayed by High Court shall be excluded, and a further period not exceeding 30 days from the date of the order of vacation of such stay order shall be counted। यानी 180 दिन में अपने 30 दिन, ये भी है लिखा हुआ नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। यानी मान लीजिए हाई कोर्ट अगर कोई भी मान लीजिए डिले कर दिया या रोक लगा दिया अपने प्रोसीडिंग्स में, तो जो डेज जो स्टे ऑर्डर आया है हाई कोर्ट से वो एक्सक्लूड हो जाएगा, प्लस
एंड अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेकेशन, यानी जब वो स्टे ऑर्डर हट जाएगा उसके भी 30 दिन बाद तक ये काउंटेड होगा, यानी 180 प्लस 30 डेज, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बोला है, यानी 30 दिन से कम भी हो सकता है, ठीक है, बट नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, तो 180 प्लस मैक्सिमम 30 डेज, ठीक है। और इसके अलावा जो हाईकोर्ट जो स्टे ऑर्डर लाएगा वो तो काउंट हो गई, वो अलग से काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट से 30 दिन के लिए स्टे ऑर्डर है, ऐसा नहीं है, वो कितना भी दिन का स्टे ऑर्डर दे सकता है, 1 दिन, 2 साल, 4 साल, कितना भी, हालांकि 4 साल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ऑफ कॉपी ऑफ अटैचमेंट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सो हमने पहले डायरेक्टर या अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ने कंप्लेंट फाइल कर दिया मजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास, उसके बाद अपने एक फॉरवर्ड कॉपी देगा ऑफ अटैचमेंट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर, जो कि आपने पहले भी पढ़ा था, 180 डेज, 180 डेज, ठीक है ना। नो इफेक्ट ऑन द राइट टू इंजॉय द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आराम से इंजॉय कर सकता है, बस उसको बेच नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लेन अगेंस्ट द अटैचमेंट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या लिखा है? द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर हु प्रोविजनली अटैच एनी प्रॉपर्टी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम सच अटैचमेंट फाइल अ कंप्लेंट स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑफ सच अटैचमेंट बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यानी फाइल करने से पहले तो अपने को कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट के पास और मजिस्ट्रेट के पास। जब अपने अटैच कर लेंगे उस प्रॉपर्टी को, उसके बाद 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी फाइल करेंगे कंप्लेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एडजुडिकेशन सेक्शन 8, सर्विस ऑफ नोटिस ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट और एप्लीकेशंस मेड if the adjudicating authority has reason to believe that any person has committed an offence under section 3, ठीक है, it may serve a notice of not less than 30 days on such person calling upon him to indicate, it is not less than 30 days, ठीक है। क्या बोलेगा भाई कि तुम अपना सोर्स ऑफ इनकम बताओ और ये भी बताओ कि ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं सीज करना चाहिए, द एविडेंस ऑफ विच ही कैन रिलाई अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टू शो कॉज वाई ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डिक्लेयर टू बी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व क्यों नहीं होना चाहिए और उसी चीज़ को क्यों नहीं जब्त करने, कन्फिस्केट करने, रीज़न बताओ आप, ठीक है। अगर वो रीज़न बता दिया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको छोड़ देगा। ये पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन हु होल्ड्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, वेयर नोटिस स्पेसिफाइज एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड बाय अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, अ कॉपी ऑफ सच नोटिस शैल बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन। यानी मान लीजिए मेरा प्रॉपर्टी शाम के पास है, तो शाम को नोटिस तो मिलेगा क्योंकि शाम के पास वो प्रॉपर्टी, प्लस वो मेरे को भी नोटिस देगा, कौन देगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देगा। प्लस मान लीजिए मैंने और शाम ने दोनों मिलकर ये एक प्रॉपर्टी खरीदा था, तो क्या होगा, मेरे को और शाम को दोनों को वो नोटिस मिलेगा, ठीक है। अब नोटिस तो मिल गया, सब कुछ हो गया, अब ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये ना, एन ऑर्डर आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई, यानी कि मैं जो रिप्लाई दूंगा या तो उसके बाद आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई हियरिंग द अग्रीव्ड पर्सन, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलेवेंट मटेरियल्स, ठीक है, record of finding whether all or any of the properties referred to in the notice issued are involved in money laundering, यानी तब जाके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखेगा कि हाँ ये जितना भी प्रूफ और सब आइडेंटिफिकेशन और जितना भी कुछ है डॉक्यूमेंट्स सब लेने के बाद वो देखेगा कि हाँ ये असली में प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। इफ, ठीक है, द प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड बाय अ पर्सन अदर दैन द पर्सन टू whom the notice has been issued, such person shall also be given an opportunity of being heard to prove that the property is not involved in money laundering। यानी मान लीजिए किसी कारण नोटिस मुझे नहीं मिल पाया और बाद में मुझे पता चलता है अरे मेरा प्रॉपर्टी जो शाम के पास है उस पर तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कन्फिस्केट करने का प्रमाण निकाल दिया, तो मैं जाके फिर बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाऊँगा और बोलूँगा देखिए साहब मुझे तो पता ही नहीं था, ना ही आपने कोई नोटिस भेजा मुझे। तो क्या करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मुझे भी अपॉर्चुनिटी देगा और बोलेगा ठीक है आपको भी मैं टाइम देता हूँ, आप भी बता दीजिए, तो वो मुझे मौका देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर फॉर अटैचमेंट या रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड्स दैट एनी प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, he shall by an order in writing confirm the attachment। next, period for attachment या retention or freezing of the seized or frozen property or record where such attachment, retention or freezing of the seized or frozen property or record adjudicating authority shall continue during investigation। यानी मान लीजिए अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि दिस प्रॉपर्टी वॉज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, देन वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 365 डेज, यानी कि 1 साल, और द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस बिफोर अ कोर्ट और अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन आउटसाइड इंडिया एज द केस में भी। पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स यानी मान लीजिए हो सकता है 365 डेज से पहले ही उस केस का इन्वेस्टिगेशन हो गया हो और सब कुछ केस सॉल्व हो गया हो 365 डेज से पहले, तो अपने 365 डेज से पहले तक ही जब तक केस सॉल्व ना हो तब तक उस प्रॉपर्टी को जब्त करके रखेंगे, ऑब्वियस सा बात है। एंड बिकम फाइनल आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन इज पास्ड बाय द स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं दिया है, स्पेशल कोर्ट, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग 365 days, the period during which the investigation is stayed by any court under any law for the time being in force shall be excluded। now इसमें एक गौर फरमाने वाला बात ये है कि पिछली बार आपने देखे थे हाई कोर्ट ने अगर स्टे ऑर्डर डाला है तो 30 दिन के लिए वो एक्सटेंड हो जाता है 180 डेज वाला केस, बट इसमें जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है एक बार प्रॉपर्टी का, तो कोई भी कोर्ट अगर स्टे ऑर्डर डाल दे, ठीक है, तो वो डेज एक्सक्लूड हो जाएगा, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं मिलता, वो 30 दिन एक्स्ट्रा वापस ऐड नहीं होगा कोई और, ठीक है। ये केस है 365 डेज वाले केस में, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
confirmation of provisional order, where the provisional order of attachment has been confirmed, यानी जो प्रोविजनल ऑर्डर लगाया गया था वो अगर कंफर्म हो गया, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम shall attach the property if it is not practicable to take possession of a property frozen. The order of confiscation shall have the same effect as if the property had been taken possession of. यानी किसी कारण अगर पोजेशन नहीं ले पाए तो वो प्रॉपर्टी वहीं पे रहेगा एज इट इज़, बट ये ऐसा माना जाएगा कि हाँ हम लोग ने इसका पोजेशन यानी गवर्नमेंट ने इसका पोजेशन ले लिया है, ठीक है. फाइनल ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, where on conclusion of a trial of an offence under this act, the special court adjudicating authority नहीं, special court finds that the offence of money laundering has been committed, ठीक है, involving in money laundering, ठीक है, which has been used for commission of the offence of money laundering shall stand confiscated to the CG. यानी वो जो प्रोविजनल कन्फिस्केशन ऑर्डर लगाया गया था वो कन्फिस्केशन जारी रहेगा हमेशा के लिए. वेयर ऑन कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल अंडर दिस एक्ट स्पेशल कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ नॉट टेकन प्लेस, ठीक है, or the property is not involved in the money laundering, it shall order release of such property to the person entitled to receive it. ठीक है, अगर लगेगा कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ है और ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं इन्वॉल्व था तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा. कौन रिलीज़ कर सकता है इस प्रॉपर्टी को? स्पेशल कोर्ट रिलीज़ कर सकता है. नेक्स्ट, वेयर द ट्रायल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड बाई रीज़न ऑफ डेथ. मान लीजिए किसी कारण वो केस नहीं हो पाया क्योंकि डेथ हो गया उस पर्सन का, और बीइंग डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर or for any other reason, or having commenced but could not be concluded. There, in such case, the special court shall, on an application moved by the director or a person claiming to be entitled to possession of a property of which an order has been passed, यानी डायरेक्टर या जो उस पर्सन उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर, तब जाके स्पेशल कोर्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा आफ्टर गिविंग रिगार्ड टू द मटेरियल बिफोर इट. यानी जो भी प्रूफ उसके हाथ में रहेगा उस दिन तक, जो भी प्रूफ रहेगा उस केस का उसको ध्यान रख के स्पेशल कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा. या तो वो बोलेगा कि नहीं प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लो, या वो बोलेगा कि नहीं इसको रिलीज़ कर दो, ठीक है. नेक्स्ट, वेयर अ प्रॉपर्टी स्टैंड्स कन्फिस्केटेड टू द सीजी, ठीक है, द स्पेशल कोर्ट इन सच मैनर हैज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मे ऑल्सो डायरेक्ट सीजी टू रिस्टोर सच कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ अ क्लेमेंट विद द लेजिटिमेट इंटरेस्ट. लेजिटिमेट इंटरेस्ट यानी जितना उसका इंटरेस्ट बनना चाहिए, मतलब क्या बोलूँ, जैसे मोटा मोटी भरपाई करने के लिए बोलेगा जो भी उसका नुकसान है, ठीक है. Next, provided that the special court shall not consider such claim unless it is satisfied that the claimant has acted in a good faith and has suffered loss despite having taken all reasonable precautions. Provided further that a special court may, if it thinks fit, consider the claim of the claimant for the purpose of restoration of such properties during the trial of the case in such manner as may be prescribed. Now, vesting of property in central government, where an order of confiscation has been made, ठीक है, in respect of any property, all the rights and title in such property shall vest absolutely in the CG free from all encumbrance. encumbrance मतलब झगड़ा हुआ. तो मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को दाव पे रख के मैंने एक बैंक से लोन ले लिया है ऑन बिहाफ ऑफ दैट प्रॉपर्टी. मतलब आप मैंने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी आपके रखवाले पे है और आप मुझे लोन दे दीजिए, और फिर बाद में जाके ये प्रॉपर्टी अगर पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार है, मनी लॉन्ड्रिंग से लिया गया है, तो फिर क्या करेगा सीजी? तो फिर क्या होता है, सीजी उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लेता है. फिर सामने से बैंक आता है, बोलता है कि नहीं उस बंदे ने तो लोन लिया था मुझसे और इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा था. तो फिर सीजी बोलता है कि नहीं, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से, मतलब ब्लैक मनी से अगर ये प्रॉपर्टी खरीदा गया है तो इस प्रॉपर्टी पे अपने कोई भी इनकम्बरेंस नहीं लगाया जाएगा. इट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस, ठीक है. तो फिर वो बैंक उस प्रॉपर्टी को जब्त नहीं कर सकता इवन दो उसने लोन दिया हो उस पर्सन को, ठीक है. However, where special court or adjudicating authority, as the case may be, after giving an opportunity of being heard to any person interested in the property, ठीक है, जैसे कि बैंक, after giving an opportunity, ठीक है, is of the opinion that any encumbrance on the property or leasehold interest has been created with view to defeat the provision of this chapter, ठीक है, इट यानी जानबूझकर अगर ऐसा कुछ किया गया, डिक्लेयर सच इनकम्बरेंस और लीज होल्ड इंटरेस्ट टू बी वॉइड एंड देयर ऑन द अफॉर्सेड प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन द सीजी फ्री फ्रॉम सच इनकम्बरेंस और लीज होल्ड इंटरेस्ट. Further, nothing in the section shall operate to discharge any person from any liability in respect of such encumbrance which may be imposed against such person by a suit for damage. यानी मान लीजिए प्रॉपर्टी तो अब सीजी ले लिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक को जो वो प्रॉपर्टी गिरवी रखा था उस पर्सन या वो छुटकारा पा लिया, ऐसा नहीं हो सकता. दैट पर्सन विल स्टिल बी लायबल टू पे द लोन अमाउंट टू द बैंक, ठीक है. नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कन्फिस्केटेड अंडर दिस चैप्टर. यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि सीजी ने अपॉइंट किया होगा, वही मैनेज करेगा इस प्रॉपर्टी को, ठीक है. नेक्स्ट, पावर रिगार्डिंग समन्स
production of documents and evidence. The adjudicating authority shall, for the purpose of this act, have same power as are vested in civil court while trying the suit in respect of the following matters. यानी adjudicating authority के पास भी same power होगा जो civil court के पास रहता है, ठीक है. While discovering an inspection, enforcing the attendance of any person, किस person को बुलाना हो, including any officer of banking company or financial institution, and examining him on oath, ठीक है. Compelling the production of records बुलवाना हो, evidence बनवाना हो, और affidavits, issuing commissions यानी commissions यानी मान लीजिए कोई वो देना हो, क्या बोलते हैं, कोई ऑर्डर देना हो फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अदर मैटर एज मे बी डिस्क्राइब, ठीक है. नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी. Every reporting entity shall verify the identity of its clients and the beneficial owner by reporting entity. आपने पढ़े थे, ठीक है. ये रहा रिपोर्टिंग एंटिटी, दिखा दे, डेफिनेशन था ना. ये रहा रिपोर्टिंग एंटिटी मीन्स बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरी. ये मैंने बोला था इंटरमीडियरी भी इंपॉर्टेंट है, तो इंटरमीडियरी भी रिपोर्टिंग एंटिटी का पार्ट माना जाता है. और एनी और अ पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है. यानी इंटरमीडियरी, स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक, ये लोग सब इंटरमीडियरी माना जाएगा. So every reporting entity shall verify the identity of its clients and beneficial owner by authentication under Aadhaar if the reporting entity is a banking company, ठीक है. और offline verification under Aadhaar, use of passport या other official valid documents, provided the CG may, if satisfied that the reporting entity other than banking company complies with such the standards of privacy and security under Aadhaar, and it is necessary and expedient to do so by notification, permit such entity to perform authentication under clause A. Provided further that no notification shall be issued without consultation to UIAI, ठीक है. यानी ये आधार का जो संभालता है वही है, उसके मंजूरी के बिना, उसकी कंसल्टेशन के बिना कि कोई भी नोटिफिकेशन या ऑर्डर नहीं एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट, इफ एनी रिपोर्टिंग एंटिटी परफॉर्म्स, ठीक है, authentication to verify the identity of its clients, it shall make the other modes of identification under clause B, C, D of subsection 1 also available to such client or beneficial owner. यानी ऊपर वाला जो clause है वो B, C और D, ठीक है. Next, the use of modes of identification shall be a voluntary choice of every client or beneficial owner who is sought to be identified, and no client or beneficial owner shall be denied for not having an Aadhaar number. यानी अगर किसी बंदे के पास आधार नंबर नहीं है तो बैंक ये नहीं बोल सकता कि नहीं आपका KYC नहीं हो सकता, आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता, तो ऐसा बैंक या वो लोग नहीं बोल सकता ऐसा, ठीक है. इन शॉर्ट, अगर आपके पास आधार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता. ये इसमें लिखा है क्लॉज 3 में. नेक्स्ट, इफ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर authentication or offline verification under clause A, B of subsection 1 is used, neither his core biometric information nor his Aadhaar number shall be stored. अब ये चीज़ तो बैंक फॉलो करता है नहीं, बट इस सेक्शन में ज़रूर लिखा हुआ है कि नाइदर हिज कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यानी अंगूठे का जो छाप होता है, जो बायोमेट्रिक लिया जाता है, वो स्टोर नहीं किया जाएगा, नॉर हिज आधार नंबर शैल बी स्टोर, यानी उसके आधार नंबर को भी स्टोर नहीं किया जाएगा, बट बैंक करता है स्टोर. क्या बोले, लॉ का कोई धजिया उड़ा रहा है. नेक्स्ट, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट सेंट्रल गवर्नमेंट from notifying additional safeguard on any reporting entity in respect of verification of the identity of its clients or beneficial owner, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और भी कुछ बोल सकता है. नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज. यानी ये लोग में क्या ऑब्लिगेशंस है, आइए देखते हैं. रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी रिपोर्टिंग एंटिटी अपने पढ़ी थे, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज भी, NBFC भी रिपोर्टिंग एंटिटी होता है. तो ये लोग का क्या है ऑब्लिगेशंस. द फर्स्ट इज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. According to subsection 1, every reporting entity shall maintain a record of transaction, including information relating to transactions, in such manner as to enable it to reconstruct individual transaction. यानी एक एक ट्रांजेक्शन को पता चल सके, उस तरीके से मेंटेन करके रखना होगा रिकॉर्ड्स को. Furnish to the director within such time as may be prescribed relating to such transaction, whether attempted or executed. Attempted यानी हो सकता है अटेम्प्ट किया बट फेल हो गया, तो वो भी बताना पड़ेगा. और executed, the nature and value, ठीक है, of which may be prescribed. COD omitted हो गया, अपने सिलेबस में नहीं है, किसी भी सिलेबस में नहीं है, ये हटा दिया गया इस एक्ट से. मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिफिकेशन, यानी KYC भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा. ये जो चार्ट है इसका समरी है. नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी. एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन shall be kept confidential. Next, maintenance of record by the reporting entity of all transaction, whether attempted or executed, the nature and value which may be prescribed. The records referred in clause A of section 1 shall be maintained for a period of 5 years from the date of transaction between a client and the reporting entity. 5 साल तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा कम से कम. Next, the record referred to in clause E of document evidencing identity of its clients and beneficial owner as well as account files
and business correspondence relating to its clients shall be maintained for a period of 5 years after the business relationship. यानी मान लीजिए किसी क्लाइंट ने अपना अकाउंट बंद करा दिया, उसके भी 5 साल बाद तक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, या फिर और द अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड, यानी बिजनेस रिलेशनशिप या तो खत्म हो गया या अकाउंट क्लोज हो गया, विच एवर इज लेटर, उस लेटर डेट के बाद से 5 साल तक मेंटेन करके रखना होगा। एग्जाम्शन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी चीज़ में एग्जाम्शन दे सकता है बाय नोटिस, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। Now, this section empowers the director to call for any of the above records and for any additional information as he considers necessary from any reporting entity, ठीक है। यानी डायरेक्टर चाहे तो किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी से रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है और उस डायरेक्टर को ये रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस, ये क्या कहता है? एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ईच स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले पता करो कि आपका क्लाइंट कौन है, उसका आइडेंटिफिकेशन लेना पड़ेगा। और टेक एडिशनल स्टेप्स टू एग्जामिन द ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ द क्लाइंट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी पैसे कहाँ से आए उसका भी हिसाब रखना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है तभी होता है। नेक्स्ट, टेक एडिशनल स्टेप्स एज मे बी प्रिस्क्राइब टू रिकॉर्ड द पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन क्यों एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसका रीज़न भी पूछना पड़ेगा क्लाइंट से। नेक्स्ट, वेयर द क्लाइंट फेल्स टू फुलफिल द कंडीशंस द रिपोर्टिंग एंटिटी शैल नॉट अलाउ द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस टू बी कैरिड आउट, यानी बैंक ने मान लो कोई क्लाइंट से पूछ लिया कि आप ये पैसे जो 50 करोड़ डिपॉजिट करा रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास ये पैसे कहाँ से आया, तो क्लाइंट बोलेगा बिजनेस से आया। फिर बैंक पूछेगा आप ये पैसे क्यों ट्रांसफर कर रहे हो और किसको ट्रांसफर कर रहे हो, और क्लाइंट बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तो बैंक बोलेगा तब आप रहने दीजिए, ये ट्रांजैक्शन हम एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, ठीक है, कि बैंक के पास आप होगा। नेक्स्ट, वेयर एनी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन अंडरटेकन by a client is considered suspicious or likely to involve proceeds of crime, the reporting entity shall increase the future monitoring of business relationship with the client. अगर बैंक को हल्का सा भी ऐसा लगता है कि ये काला पैसा कमा रहा है और इसी के कुछ लेन देन है, तो बैंक चाहे तो फर्दर, ठीक है, और ज़्यादा मॉनिटर कर सकता है और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ मांग सकता है उस क्लाइंट से। मतलब यही बोल रहा है इन शॉर्ट कि बैंक को और ज़्यादा ध्यान रखना होगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होगा। नेक्स्ट, द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस मेजर्स shall be maintained for a period of 5 years from the date of transaction, ठीक है। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस मतलब बताया गया है, लाइक मैंने बोला था पैसे विड्रॉ या डिपॉजिट करवाना, ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन इन हाई वैल्यू, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होता है तभी होता है, या सच अदर ट्रांजैक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू और वेयर इज हाई रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी, ठीक है। नेक्स्ट, पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन, ठीक है, डायरेक्टर के पास पावर है टू इम्पोज फाइन। नो, अब क्या होता है, डायरेक्टर मान लीजिए रिपोर्टिंग एंटिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन या प्रूफ या आइडेंटिफिकेशन कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मांगता है और मान लीजिए रिपोर्टिंग एंटिटी मना कर देता है या डिले कर देता है, तो फिर डायरेक्टर के पास भी कुछ पावर होता है। क्या होता है? ऑर्डर टू मेक एन इंक्वायरी, ठीक है, डायरेक्टर मे मेक एन इंक्वायरी, ठीक है, इफ नेसेसरी विद रिगार्ड टू ऑब्लिगेशंस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी ऑन हिज ओन मोशन, खुद चाहे तो, या ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी अथॉरिटी ऑफिसर और पर्सन, डायरेक्ट टू ऑडिट द रिकॉर्ड इफ एट एनी स्टेज of inquiry or any other proceedings before him, the director having regard to the nature and complexity of the case, अगर डायरेक्टर को लगता है तो ऑडिट भी करवा सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी का, ठीक है। और कौन ऑडिट करेगा? बाय एन अकाउंटेंट अमॉन्ग्स द पैनल ऑफ अकाउंटेंट्स मेंटेन्ड बाय सीजी, ठीक है। सीजी के पास एक लिस्ट होगा, उसी अकाउंटेंट को ऑडिट करना होगा। जो एक्सपेंसेस होगा वो सीजी बॉन्ड करेगा, ऑडिट का एक्सपेंसेस जो भी होगा वो सीजी देगा उस चीज़ का खर्चा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशन अंडर दिस चैप्टर बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड अदर्स, ये समरी है। तो मान लीजिए अगर कोई डायरेक्शन नहीं मानता है डायरेक्टर का, तो रिपोर्टिंग एंटिटी, तो डायरेक्टर क्या कर सकता है? पहले तो वो वार्निंग देगा, उसके बाद कंप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप ऐसे करो वैसे करो, पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भी मांग सकता है और पेनल्टी भी दे सकता है। कितना? 1000 रुपये से लेके 1 लाख पर फेलियर, ध्यान रखना, पर फेलियर के लिए, हर एक गलती के लिए 10,000 से लेके 1 लाख रुपये तक का। 4 गलती किया है तो मान लीजिए 10,000 × 4। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स टू द रिपोर्टिंग एंटिटी, the director shall forward a copy of the order passed to every banking or reporting entity who is a party to the proceedings, ठीक है। ऑर्डर देगा, ऑर्डर कॉपी ऑफ रिकॉर्ड देगा रिपोर्टिंग एंटिटी को। नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, एक्ट गिव्स इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी यानी बरतान देगा एक तरीके से, टू रिपोर्टिंग एंटिटी, इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन, वेयर सेक्शन 15 द सीजी में इन कंसल्टेशन विद आरबीआई प्रिस्क्राइब द प्रोसीड्यूर एंड मैनर ऑफ मेंटेनिंग एंड फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी टू द डायरेक्टर, ठीक है। तो ये इतना ही था। अब आता है नेक्स्ट, अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये जो है यहाँ से अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये थोड़ा सा अलग पोर्शन बन जाता है, तो इसका अपने पार्ट 2 वीडियो में करेंगे, ठीक है। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप दैट यू लाइक माय वीडियो।